अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही चर्चित शब्द पे डिस्कशन करना चाह रहे हैं, दैट इज़ जेन जी या जेन जेड। आजकल न्यूज़पेपर में, मीडिया में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया, सभी जगह आप लोग देख रहे हैं कि जेन जी की बहुत चर्चा हो रही है। आखिर ये क्या है जेन जी? क्यों चारों तरफ इसकी चर्चा हो रही है? कौन है जेन जी? तो एक टर्म है, शब्द है, और उस शब्द को हम लोग थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। और समझ इसलिए रहे हैं कि आप किसी भी स्टेज में हैं जीवन के, आप विद्यार्थी हैं या एक आम व्यक्ति हैं या एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आपको इन टर्मिनोलॉजी की समझ होना ही चाहिए, है ना। तो जेन जी जो चारों तरफ हमारे आजकल सुनाई दे रहा है, एक्चुअल में इनके लिए कहा जाता है कि 1997 या कुछ लोग इसको 1998 से भी लेके चल रहे हैं, उसमें ऐसा कोई एग्जैक्ट बाइफर्केशन नहीं है, से 2012 या 13, ऑलमोस्ट 13 से 28 वर्ष के बीच का जो यूथ है, ये यूथ किसी विशेष धर्म या विशेष जाति से संबंधित नहीं है। इस एज ग्रुप में, यानी कि जो जेन जी को डिफ़ाइन किया गया है वो एज ग्रुप को लेकर डिफ़ाइन किया गया है। किसी विशेष स्पेस, किसी विशेष कंट्री, किसी विशेष जाति, किसी विशेष धर्म को लेकर के इसका कोई रिश्ता नहीं है ना। ये केवल उन यूथ को सिग्निफाई करता है जिनकी उम्र 13 से 28 साल के बीच को बिलोंग करती है। कहें तो जो 1997 से और 2012 के बीच में जन्मे लोग हैं, है ना। इसको अन्य शब्दों में भी परिभाषित किया जाता है, जनरेशन जेड या जनरेशन जी। इनको हम लोग जूमर्स के नाम से भी संबोधित कर रहे हैं। इसका एक और नाम जनरेशन गिविंग। जनरेशन गिविंग में ये जो जी वर्ड है, ये गिविंग से रिलेट करना चाहूँगा। क्यों ऐसा कहा जा रहा है जनरेशन गिविंग? इसके बारे में कहा जाता है कि ये वो जनरेशन है जो अपने जुनून, अपनी प्रतिभा, अपनी उदारता को स्वेच्छा से देने के लिए तैयार रहती है। तो इस टर्मिनोलॉजी के हिसाब से देखें तो जेन जी एक उदारवादी लोग, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा अग्रसर रहने वाले लोग, जिनकी उम्र लगभग 12 से 28 साल के बीच बिलोंग करती है, उनको हम लोग इस डेफिनेशन में ला सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड जेन जी। क्या इनकी विशेषताएं हैं? क्यों इनकी चर्चाएं हो रही हैं? अगर हम विशेषताओं की बात करें तो ये वे लोग हैं जो सोशल मीडिया और डिजिटल रूप से पले बढ़े और पढ़े हैं, यानी इनकी तालीम, इनकी पालन पोषण और इनके आसपास का जो समाज है वो डिजिटली रूप से ज़्यादा एक्टिव कह सकते हैं या डिजिटली चीज़ों को ज़्यादा पसंद करने वाला है। स्मार्टफोन इनको, या कहें कि इनका एक हथियार की तरह इसको यूज़ करते हैं, यंत्र है, उनका हथियार है। यूट्यूबर्स, गेमिफिकेशन, सोशल मीडिया रवर, इन्फ्लुएंसर, ये सब इनके जो है कार्य क्षेत्र का हिस्सा है। जैसा कि हम लोग पहला भी मैंने कहा कि ये किसी पर्टिकुलर विशेष कंट्री या विशेष रिलीजन या विशेष कास्ट से संबंधित नहीं है। बहुसांस्कृतिक आयाम, विश्व दृष्टि वाले ऐसे मिलेनियर्स लोग हैं जिनको हम लोग पर्यावरण प्रेमी भी कह सकते हैं, ठीक है। और इनकी जो मांग है, ये चाहते हैं कि आजकल जो हमारा लोकतंत्र है, अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र को एक नए तरीके से डिफाइन किया जाए। उस लोकतंत्र में जो लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, जो सुविधाओं को हासिल करने के तरीके हैं, उनको एक नए तरीके से डिफाइन किया जाए, ताकि जो लगातार डिजिटल और इकोनॉमिक इनइक्वलिटी बढ़ती जा रही है उसको किसी न किसी तरीके से कम किया जाए, उसके गैप को घटाया जाए। तो ये इनका मकसद है कि अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि जो लालच और करप्शन हमारी अर्थव्यवस्था को एक भयावह जंगल की ओर लिए जा रहा है। उस जंगल में दो वर्ग बटे जा रहे हैं। एक वे वर्ग हैं जो ऑलरेडी सक्षम हैं और सक्षम होते जा रहे हैं, एक वो वर्ग है जो सक्षम नहीं था
लेकिन समझदार है, शिक्षित है, लेकिन उसके पास संसाधनों की कमी है और उसको वो रास्ते नहीं दिए जा रहे, जिन रास्तों से वो अवसर नहीं दिए जा रहे, जिन अवसर का फ़ायदा उठा करके वो अपने आप को समर्थ, बलवान, शिक्षित और आर्थिक रूप से संपन्न बना सकें, है ना। तो ये अर्थव्यवस्था का एक भयावह परिणाम जो है उससे घृणा करते हैं, जो आजकल वर्तमान में अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से घटित हो रही घटनाएं आपको याद दिलाती हैं। आपको याद होगा कि श्रीलंका में 2022 में इसी तरह का एक आंदोलन हुआ था, है ना, जहां पर जो मूल कारण था खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोगों को अपनी भूख मिटाने के लिए उनको खरीद पाना मुश्किल होने लगा। नतीजतन 2022 में श्रीलंका में विद्रोह। बांग्लादेश 2024 हाल ही में आप लोग देखा ही होगा, मूल कारण नौकरी में कोटा नहीं थी। और वर्तमान में जो सब चर्चा में चल रहा है, जिसकी वजह से ये शब्द आजकल चारों तरफ सुनने देखने को मिल रहा है, वो है नेपाल। नेपाल 2025 में, मतलब पिछले 16 वर्षों में नेपाल में 13 बार सरकारें बदल चुकी हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। क्यों इतनी वहाँ अस्थिरता है? कुछ रीजन होंगे ना। हाल ही में अभी एक दिन में 19 लोगों की मृत्यु हुई है इस विद्रोह में, है ना। मीडिया पे बैन लगाया गया, 26 प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन किया गया, जिसकी वजह से वहाँ पे अचानक जनजी में आक्रोश फूटा और इस तरह से संसद में हमला हुआ, वहाँ पे आगाजनी की गई। हालांकि ये सब चीज़ें किसी भी लोकतांत्रिक कंट्री के लिए अशोभनीय हैं, है ना। लेकिन जब इस यूथ को कोई रास्ता नहीं समझ में आता, उसको संविधान से अपने अधिकार मिलते हुए नहीं दिखते, उसको अपनी आने वाली जनरेशन का भविष्य खतरे में दिखता है, अपना जीवन, अपने को सरवाइव करना उसको दुष्भर, दुष्कर और अत्यंत जटिल लगने लगता है, तब जा कर के ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं। इन सब अपने पड़ोसी देशों में घट रही घटनाओं से सभी देशों को सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए और ऐसे प्रयास करने चाहिए कि ये कंडीशन, ये चीज़ें हमारे कंट्री में घटित ना हों, ठीक है। तो अभी नेपाल में जो जन आक्रोश चल रहा है, उसके जो एक नेता माने जाते हैं सुदुन गुरुङ, इन्होंने एक एनजीओ बनाया है हामी नेपाल करके। हामी का मतलब होता है हम या हमारा नेपाल। आपको याद होगा कि नेपाल में अभी पिछला 2-3 साल पहले भूकंप आया था और बहुत ही बड़ा भूकंप था, बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हुई थी, भारत ने बहुत मदद की थी। और उसी भूकंप में सुदुन जी ने अपनी फैमिली खोई और उसके बाद से उन्होंने इस एनजीओ पे काम करना शुरू किया। तो इस समय जो है जनजी इस बात को लेकर के भी आक्रोशित हैं कि ये जो नेपो बेबीज़ हैं, नेपो बेबीज़ का मतलब उन आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्तियों के बच्चे, वो राजनेता भी हो सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकते हैं, बड़े अफसर भी हो सकते हैं, जिन्होंने आर्थिक समृद्धि विरासत में पाई है, लेकिन अगर खुद की क्वालिटी और खुद के गुणों पर चर्चा करें तो जिन पदों पर या जिस हैसियत पर ये नेपो बेबीज़ विद्यमान हैं, वाकई में क्या वे उनके काबिल थे? अगर वो इन बड़ी फैमिलीज़ में पैदा नहीं हुए होते तो क्या ये लोग यहाँ पे होते, या इनमें वो कंडीशन, वो क्वालिफ़िकेशन या वो गुण, कुछ भी कह लीजिए, इनके पास था जो इनको वहाँ पे ला के बैठा देता? तो नेपो बेबीज़ का भी ये जन आंदोलन विरोध करता है कि ये जो परंपरा चल रही है, इस परंपरा को भी बंद किया जाए, संविधान को सबके लिए एक समान बनाया जाए, सबके लिए अवसरों तक पहुँच एक समान, और उसके लिए एक रास्ता बनाया जाए, सबको उस रास्ते से गुजर करके ही वहाँ पहुँचना चाहिए, है ना। तो कहते हैं कि जो हमारी लाइफ है, जो हमारी ज़िंदगी है, ये एक सफ़र है, इसको एक सफ़र की तरह ही ट्रीट किया जाए, इसको एक डेस्टिनेशन ना माना जाए
कि हमारी ज़िंदगी का अंतिम कोई एक पड़ाव है, हमें वहाँ पहुँचना है। अगर आप सफ़र मान लेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि हम जिस भी कंडीशन से, जिस भी वातावरण से गुजर रहे हैं, वो हमारे सफ़र का एक हिस्सा है, आज है और कल बदल जाएगा। और अगर आप ये मान लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी का एक मकसद है और उस मकसद को प्राप्त करना ही बस हमारा उद्देश्य है, तो आप अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को बांध देते हैं, अपने सोचने के नज़रिए को रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं कि आपको बस वहाँ पहुँचना है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं है। हमारे ज़िंदगी का जो सफ़र है वो, मैं अपने शब्दों में कहूँ तो अनंत है। चलते रहिए और अच्छे से जिए, अपने दिनों को व्यतीत करिए और आप पहुँचेंगे जहाँ पर, उसका आनंद लीजिए और भविष्य हमेशा अच्छा बनाने की कोशिश करिए। आपके आसपास जो चीज़ें आज जैसी हैं उनको और बेहतर करने की कोशिश करिए, ताकि आपकी आने वाली जनरेशन उसको और अच्छा फ़ायदा मिल सके, ना कि उसकी ज़िंदगी में और कठिनाइयाँ तैयार हो जाएं। तो ये जो जेनजी वर्ड है, ये आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, वो सिविल सर्विसेज हो या वनडे कोई भी एग्ज़ाम हो, इस शब्द को लेकर के क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे। ये मान के चलिए कि 99% ये वर्ड आपको आने वाले एग्ज़ाम में आने वाला है, किसी न किसी रूप में इससे क्वेश्चन बनेगा। तो इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है और इसको दिमाग में बनाए रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।